नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप सभी लोगों का डीवी लाइव के स्पेशल शो में मैं स्वागत करती हूँ। देश में इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव संकेत देंगे कि 2024 में केंद्र की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही ये बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए तो कुछ ज्यादा ही चिंता की बात है, क्योंकि इस बार दक्षिण भारत में उसकी हालात बेहद खराब है, जिसकी भरपाई उसे दूसरे हिस्से से करनी होगी। उत्तर भारत ये भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टी को भी एहसास है कि नुकसान होने वाला है। तो कैसे उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत में भी बीजेपी दिख रही है कमजोर, इसी मुद्दे पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। दक्षिण भारत के लिए बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की थी वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में दिख रही है। पार्टी नेतृत्व समझ नहीं पा रहा है कि कैसे यहां खुद को मजबूत किया जाए। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो सहयोगी नाता तोड़ रहे हैं। बीजेपी ने कई स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की, लेकिन उसके मनचाहे नतीजे नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी के पुराने और बड़े सहयोगी जेडीयू, शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल पिछले 4 सालों में एनडीए से अलग हो चुके हैं। साथ ही कई उपचुनावों में भी मिली हार के बाद भाजपा को ये अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि लोकसभा चुनाव में उसे बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में वैसी सफलता अब नहीं मिलने वाली है जैसी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। इस संभावित नुकसान की भरपाई के लिए उसने दक्षिण भारत के 5 राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर विशेष अभियान चलाया था। विशेष अभियान के तहत पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार दक्षिण भारत राज्यों के दौरे कर रहे थे। इन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जहां अरबों रुपए की केंद्रीय योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए इन राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी पर तीखे हमले भी कर रहे थे, वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा अपने पार्टी संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने की कवायद करते हुए नए सहयोगी तलाश रहे थे। बीजेपी को पूरी रणनीति का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी को कर्नाटक में करारी हार मिली थी। कर्नाटक दक्षिण भारत में भाजपा के लिए एंट्री गेट था। वहां बीजेपी ने दोबारा सत्ता में आने के लिए सरकार और संगठन के स्तर पर कई प्रयोग किए थे। पार्टी ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था। इसके बावजूद पार्टी को करारी शिकस्त मिली। ये हर पार्टी से ज्यादा मोदी को सदमा पहुंचाने वाली रही है, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था और अपने नाम पर वोट मांगे थे। इस हार ने कर्नाटक में भाजपा की संगठनात्मक कमजोरियों और उसके प्रादेशिक नेताओं के आपसी झगड़ों को सतह पर ला दिया। केंद्रीय नेतृत्व तो चुनाव नतीजों से इतना निराश हो गया कि वह चुनाव के 5 महीने बाद भी अभी तक विधायक दल के नेता का चुनाव तक नहीं करा पाया है, जिस कारण से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली डली हुई है, जो बीजेपी विधायक दल के नेता को मिलनी है। कर्नाटक में बीजेपी हार के सदमे से उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस का सामना करने का साहस कार्यकर्ता नहीं जुटा पा रहे हैं और इस सदमे से उबरने के लिए बीजेपी ने राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल यानी जेडीएस के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन में फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता ही दिखाई दे रहा है। इस गठबंधन की घोषणा के बाद दोनों पार्टियों के अंदर विवाद खड़ा हो गया है। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने इस गठबंधन का विरोध करते हुए ऐलान किया है कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनेगी। उनका यह ऐलान सीधे सीधे देवगौड़ा परिवार को चुनौती था। माना जा रहा है कि इब्राहिम को जल्द ही पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम समुदाय में जेडीएस का बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर भाजपा में भी वोकालेंगा समुदाय के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा इस गठबंधन को लेकर के नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दोनों पार्टियों में उठ रही विरोध की आवाजों के अलावा लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के भी दोनों पार्टियों में मतभेद खुलकर सामने नजर आ रहा है। जेडीएस जहां कम से कम 5 सीट लेने पर अड़ा हुआ है, तो वहीं बीजेपी उसे 3 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन चल पाता है या नहीं। हालांकि गठबंधन के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और जेडीएस को कर्नाटक में बड़े झटके लग रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तेलंगाना के लिए भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में अमित शाह समेत पार्टी के बड़े नेता ने प्रचार किया था और भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के बाद अमित शाह ने राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव
केसीआर के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्य के कई दौरे पर केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास किया था। इससे सत्ता विरोधी माहौल का फायदा बीजेपी को मिलता भी दिख रहा था। लेकिन कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने बीजेपी की पूरी रणनीति पर ही पानी फेर दिया। 5 महीने पहले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार जीत और उसके बाद इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव यानी इंडिया अलायंस के नाम से विपक्षी दलों के एकजुट होने की घटना ने तेलंगाना का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिया। इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री केसीआर के साथ साथ भाजपा की भी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा का चुनाव होना है। मुख्यमंत्री केसीआर को जहां अपना किला बचाने की चिंता है, वहीं भाजपा को फौरी चिंता कांग्रेस को रोकने को लेकर के है। वहीं बीजेपी को फौरी चिंता कांग्रेस को रोकने को लेकर है। भाजपा चाहती है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में कर्नाटक जैसा प्रदर्शन तेलंगाना में न दोहरा सके। इसलिए उसने मुख्यमंत्री केसीआर और उनकी पार्टी के खिलाफ अपना रुख नरम कर लिया है। लेकिन इसी वजह से भाजपा ने अपने आक्रामक अभियान से राज्य में जो सत्ता विरोधी माहौल बनाया था, उसका भी फायदा अब कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। और वहीं तेलंगाना से लगातार बीआरएस और बीजेपी के नेता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की नींद तेलंगाना में भी उड़ती हुई दिख रही है। जहां तक तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की बात है, वहां भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि वे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के साथ परोक्ष तालमेल जारी रखे या चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन करे। असल में भाजपा ये आकलन करने में लगी है कि अगले चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। चंद्रबाबू नायडू उसके पुराने सहयोगी रहे, लेकिन उससे जगन मोहन रेड्डी से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे केंद्र में भाजपा की सरकार को समर्थन करते दिखते रहते हैं। इसलिए भाजपा उन्हें भी नाराज करना नहीं चाहती है। इसी असमंजस की वजह से राज्य में उसकी रणनीति आगे नहीं बढ़ पा रही है। तमिलनाडु में भाजपा का अपनी पुरानी सहयोगी एआईएडीएमके से गठबंधन खत्म हो गया है। असल में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा ने सनातन को लेकर के विवादित बयान दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी भाजपा उन पर और समूचे विपक्षी गठबंधन पर टूट पड़ी थी। ऐसे में डीएमके को एहसास था कि डीएमके को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में डीएमके ने खुद को बचाने के लिए बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसलिए उसने अपने नेताओं के खिलाफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के बयानों को मुद्दा बनाया। अब भाजपा के नेता एक तरफ डीएमके को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अकेले लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। यहां भी बीजेपी सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में आज तक अपना खाता नहीं खोल सकी है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन केरल में उसका खाता नहीं खुला। कोई 8 साल पहले भाजपा ने जब इस प्रदेश में आक्रामक तरीके से अपना अभियान शुरू किया, तो सुरेश गोपी उसे ट्रम्प कार्ड थे। मलयालम फिल्मों के बड़े सितारे सुरेश गोपी को भाजपा ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। वे बहुत थोड़े समय में भाजपा से जुड़े रहे और फिर अलग हो गए। वे अभी भी भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी ने 2021 का विधानसभा चुनाव मेट्रोमैन के रूप में मशहूर रहे नौकरशाह ई श्रीधरन के चेहरे पर लड़ा था, लेकिन उसे नाकामी ही हाथ लगी। भाजपा अब एक बार फिर सुरेश गोपी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में भाजपा के लिए सुकूनदायक स्थिति नजर नहीं आ रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव में उसे उत्तर भारत में होने वाले सीटों के घाटे की भरपाई दक्षिण भारत से करने का अपना मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा है। यानी साफ हो गया है कि दक्षिण में मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिलते नहीं दिख रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ये प्रयोग कर कर एक बार हार देख चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि दक्षिण में बीजेपी का खाता खुलता है या नहीं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही है। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने डीवी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।